दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। अ, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर समता संदेश। आपका इस यूट्यूब मंच पर बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, पिछले दिनों देश में, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, केवल उदयपुर की या राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसी घटनाएं घटी है कि जिसके ऊपर मतलब हर जागरूक और लोकतंत्र समर्थक व्यक्ति का ध्यान, उन घटनाओं ने जागरूक और लोकतंत्र समर्थक व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया है और ये सोचने पर विवश किया है कि हम कौन से लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये वो तो नहीं है जिसको संविधान सभा ने 3 साल तक बड़ी बहस करके और बनाया और 1950 में जनता ने उसे स्वीकृत व अंगीकृत किया। वो संविधान की बात कर रहा हूं मैं, और उस संविधान में जिस लोकतंत्र की बात की थी वो लोकतंत्र ये नहीं है। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। वैसे तो पिछले कुछ समय से लोकतंत्र में क्षरण हो रहा है, ये हमको आभास हो रहा था, लेकिन अभी जो 3 घटनाएं हुई है उससे तो पूरा ये लग रहा है कि ये केवल लोकतंत्र बचा ही नहीं है, केवल तंत्र बचा है, लोक गायब है। और तंत्र भी वो बचा है जो संविधान में लिखा था वो नहीं है। ये पुलिस डंडे का तंत्र है जो किसी भी आदमी को स्वतंत्र नहीं रहने देता। ये 3 घटनाओं ने साबित कर दिया कि हम बहुत गहरे खड्डे में गिर गए हैं और उसमें से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, 1975 के में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर संविधान का अनुच्छेद की आड़ लेकर आपातकाल लगा दिया। आपातकाल में आप सब जानते हैं कि किस तरह के जुल्म और जातियां हुई, किस तरह आवासीय बस्तियां गिराई गई, किस तरह जबरदस्ती जो है नसबंदी की गई और कई हजारों बल्कि लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, जबकि उनका अपराध कुछ भी नहीं था। लेकिन 19 महीनों के बाद इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाए और उस चुनाव में उस आपातकाल को जनता ने हरा दिया और तानाशाही खत्म हुई। लेकिन अब जो लोकतांत्रिक तानाशाही हमारे देश पर मंडरा रही है, चुनाव उसे परास्त नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लग रहा है। घटनाएं ऐसा ही बखान कर रही है। एक एक करके बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2019 के 5 अगस्त को कहने को संविधान में वर्णित अनुच्छेद 370 हटा लिया गया, जबकि वो हटा नहीं है। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि वो हटा नहीं है, अभी भी हमारे संविधान का हिस्सा है। लेकिन प्रचार यही है कि वो हटा लिया गया। और हटाते समय ये कहा था कि कश्मीर में 370 हटने से अमन, चैन और शांति स्थापित हो जाएगी, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, फेक करेंसी और काला धन समाप्त हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये घोषणाएं जब मजे की नहीं, गौर करने वाली बात यह है कि ये सब फायदे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान करते हुए भी गिनाए गए थे। तब भी यही कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और फेक करेंसी बंद हो जाएगी, घुसपैठियों का आना रुक जाएगा और रोजगार बढ़ेगा
और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें उस समय भी कही थी। और कश्मीर से जब ये 370 हटाई तब भी लोकसभा में बहुत सारी बातें इसी तरह की कही थी। निवेश आएगा और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो जाएगी। और हुआ ये कि 6 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। आतंक और फेक करेंसी और काला धन सब निरंतर बढ़ रहा है। निवेश नहीं आया, बेरोजगारी बढ़ गई। फौज और पुलिस यानी सुरक्षा कर्मी 370 नहीं हटी थी उसके पहले से 3 गुने ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। और कोर्ट के आदेश से विधानसभा का चुनाव तो करवाया और विधानसभा में उमर अब्दुल्ला जीत कर आए और उनकी एक कोलिशन सरकार बनी। अब वो कोलिशन सरकार तो बन गई, लेकिन राज अभी भी वहां पर कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ही चल रहा है। और ये प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। अभी 13 तारीख को शायद पहलगांव आतंकी घटना में अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जांच भी नहीं हुई, चिन्हित भी नहीं हुए कौन अपराधी थे। आतंकवादी कैसे सीमा पर पार करके हमारी सीमा में घुसकर यहां तक पहुंच गए, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बिना किसी अपराध के राज्य के मुख्यमंत्री को उनके ही घर में उपराज्यपाल के आदेश से नजरबंद कर लिया गया। उपराज्यपाल ही राज कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि मुख्यमंत्री सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी राज्य है उपराज्यपाल कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र, हमारे संविधान में ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। 13 जुलाई को कश्मीर में शहीद दिवस मनाते हैं क्योंकि डोगरा राजा ने की पुलिस द्वारा 22 प्रदर्शनकारियों को की हत्या कर दी थी उस रोज। उनका किसी बात पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, उस पर पुलिस ने गोली चलाई और 22 जनों की हत्या हो गई, कई लोग घायल भी हुए होंगे। लेकिन उस रोज जो है, अभी 75 साल जब से संविधान लागू हुआ है तब से ही कश्मीर में विरोध दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। और वहां पर छुट्टी होती है, उस रोज जुलूस प्रदर्शन भी होते हैं और उनकी समाधि पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो वहां उनकी कब्र पे जाके वो फातिया पढ़ सकते। पर इस बार उस पर रोक लगा दी, छुट्टी भी बंद कर दी। और शेख उमर अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि जाने नहीं दिया और उनको नजरबंद कर दिया। कश्मीर में तो पूरे राज्य का और रोकने के लिए यह कदम शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया, जिससे पूरे देश में निंदा हो रही है। हालांकि किसी तरह शेख अब्दुल्ला उस पुलिस और सेना को हटा करके और अपनी जीप में बैठ करके और गए वहां पर, और वहां पर भी मतलब वो बंद था तो दीवार को फांद करके अंदर गए और वहां फातिया पड़ा। वहां लेकिन ये घटना हमारे लोकतंत्र और बीजेपी शासन पर गहरे सवाल खड़ी करती है और पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है। तो ये हमारा लोकतंत्र तो ऐसा नहीं है, नहीं था। मतलब हमारे संविधान में तो ऐसा लोकतंत्र नहीं लिखा है।
दोस्तों, दूसरी घटना, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के नाम पर जिस तरह की नौटंकी कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र को शर्मसार कर रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटों की चोरी करके चुनाव जीता, वो उजागर हो गया। और उजागर होने से ये हुआ कि अब वो बिहार में चुनाव है तो उसमें वो चालें तो चल नहीं सकती है। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। बहुत शातिर लोग हैं ये, मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार। बिहार चुनाव लूटने का ये नया तरीका निकाला कि बिहार में 2003 की वोटर लिस्ट के आधार बनाकर वोटरों को कहा जा रहा है कि वह फॉर्म भर के इसके साथ दस्तावेज लगाएं और सिद्ध करें कि वो वोटर हैं और भारत के नागरिक हैं। और अभी थोड़े मजे की बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस वोटर लिस्ट के आधार पर वोटरों ने वोट डाले, उसे अमान्य कर दिया गया है। क्यों? सवाल है, बड़ा सवाल है कि भाई उस लिस्ट को क्यों अमान्य किया। उसमें कुछ हेर फेर करना था, कुछ लोगों को जोड़ना था, अगर डेथ हो गई है 1 साल में तो निकालना था, तो उनको निकाल देते। कुछ नए आदमी आए हैं तो उनको जोड़ लेते। लेकिन उस वोटर लिस्ट से जो चुनाव हुए वो तो मान्य हैं। ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वोटर लिस्ट से चुने गए, उस वोटर लिस्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनाव नहीं हो सकता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी को कहे कि आप अपनी नागरिकता सिद्ध करो। नागरिकता का सवाल देश का गृह मंत्री उठा सकता है, चुनाव आयोग नहीं। आप अपनी चुनाव आयोग होता कौन है नागरिकता पूछने वाला? उसका काम है जो लिस्ट उसको मिली है उससे उसको अपडेट करके चुनाव करवाए। लेकिन नागरिकता पूछने वाला, लेकिन मोदी है तो संभव है। खैर, जिस तरह फार्म का फर्जीवाड़ा चल रहा है और जिसको अजीत अंजुम पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, यूट्यूबर ने उठाया, दिखाया और जगह जगह, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के, और कई जिलों में गए, एक जिले में भी नहीं, उन्होंने जिस तरह से घूम घूम करके वो फॉर्म दिखाए, खाली फॉर्म दिखाए, डुप्लीकेट फॉर्म दिखाए और चुनाव पर उन फॉर्मों पर हस्ताक्षर करते बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिखाया, अपलोड करते हुए दिखाया उन फॉर्मों को। उससे साफ जाहिर हो गया कि ये चुनाव लूटने की बड़ी साजिश है और 2-3 करोड़ लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं, अनपढ़ हैं, दलित हैं, उनको इस वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया। मतलब ये कि जो इंडिया ग्रुप के, इंडिया गठबंधन के वोटर हैं या नीतीश कुमार के वोटर हैं, उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, ताकि वोट ही नहीं पड़ेगा तो जीतेंगे कैसे? वोट ही सब बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा तो हारने का तो सवाल ही नहीं है फिर। तो ये जो खेल हो रहा है, इसको अजीत अंजुम जी ने बहुत ही साहस के साथ और गंभीरता से उठाया, दिखाया और सारे देश को उस नौटंकी से अवगत कराया। हमारे देश में ये लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और पत्रकार का काम है ये कि वो इस तरह की घोटालों को, इस तरह के फर्जीवाड़े को लोगों के सामने लाए। सरकार ने उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उन पर एफआईआर लॉन्च कर दी। उनके गृह जिले बेगूसराय में ही वो एफआईआर हुई है और वो कह रहे थे कि शायद 2-3-4 जगह और एफआईआर हो सकती है।
तो ये जो संविधान के विरुद्ध जाकर के काम करने और चुनाव को लूटने का जो प्रयत्न है, वो हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? अगर आप इस तरह से चुनाव को लूट लेते हैं, चुनाव को चुरा लेते हैं, तो वोट तंत्र का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आपकी तानाशाही नजर आ रही है वो जो आप कर रहे हैं। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, मजे की बात यह कि आधार कार्ड से ही बाकी सब कार्ड बनते हैं जिनको उन्होंने मान्य किया हुआ है उस नागरिकता के लिए। लेकिन आधार कार्ड को नहीं मान्य किया है। आइडेंटिटी कार्ड जो चुनाव आयोग ने ही बना के दिया है, उसको भी मान्य नहीं किया। और राशन कार्ड को भी मान्य नहीं किया। तो ये जो 3 कार्ड हैं, इनको अगर मान्यता नहीं, यही 3 कार्ड आम आदमी के पास, और अगर इनको ही मान्यता नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप चुनाव लूटना चाहते हैं, निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं चाहते। और हमारे क्या कहना चाहिए उनको, चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी इस धंधे में मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अब मैं आपको अच्छा, ये भी आप समझिए कि अजीत अंजुम जी ने बहुत ही सावधानी से और साहस से काम किया, नहीं तो उनका कैमरा छीनने की भी कोशिश की थी और उनको रोकने भी कोशिश की थी, कैमरा बंद करने का भी उनको थ्रेट किया था। लेकिन उन्होंने बहुत ही साहस और निर्भीकता से इस सारे काम को अंजाम दिया। अब मैं आपको तीसरी घटना की तरफ ले चलता हूं। ऐसे तो देश में कई घटनाएं हो रही है जो हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और देश के लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। लेकिन ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। घटना उत्तर प्रदेश की है और एक अध्यापक ने बरेली के एक सरकारी महात्मा गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के अध्यापक हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार। उन्होंने बच्चों को एक कविता सुनाई 12 जुलाई को स्कूल की प्रार्थना सभा में, और कविता थी, कावड़ लेने मत जाना तुम, ज्ञान का दीप जलाना। अब ज्ञान का दीप जलाने की बात जो कर रहा है वो तो विद्यार्थियों के पक्ष में ही कर रहा है ना। मानवता की सेवा करके तुम बच्चे सच्चे मानव बन जाए। इसमें कावड़ यात्रा और अन्य इसमें कावड़ यात्रा और अंधविश्वास को छोड़ने और शिक्षा और ज्ञान पर जोर दिया गया है। पूरे देश में इस कविता को सराही गई, बहुत प्रशंसा भी मिली। लेकिन यूपी में योगी सरकार को व महाकाल सेवा समिति को यह कविता हजम नहीं हुई। महाकाल सेवा समिति ने तत्काल पुलिस में कंप्लेंट की और पुलिस ने बिना देर किए एफआईआर लॉन्च कर ली और अध्यापक को हिरासत में ली। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस कविता में, जिसमें कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है और बच्चों में शिक्षा और प्रेरणा जगाने का काम कर रही है, उसके विरुद्ध एक एफआईआर करना, उसकी पुलिस कंप्लेंट करना, क्या लोकतंत्र में अनुचित है और उचित है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई अध्यापक बच्चों को सही और सच्ची बात को जो उनके भविष्य से जुड़ी हुई है अभिव्यक्त नहीं कर सकता?
पुलिस जांच के बाद कहा जा रहा है कि एफआईआर रद्द कर दी गई क्योंकि उस कविता में कोई ऐसी अवांछित बात नहीं मिली। लेकिन मीडिया के अंधभक्त, खासतौर से गोदी मीडिया के, अभी भी अध्यापक को अनावश्यक परेशान कर रहे हैं। बार बार उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने ये कविता क्यों सुनाई, आपने कावड़ के खिलाफ क्यों बोले, आपने बच्चों को भड़काया क्यों। ये सारे प्रश्न उनसे किए जा रहे हैं जो कि लोकतंत्र में बिल्कुल अनुचित हैं। तो दोस्तों, ये 3 घटनाएं मैंने आपके सामने रखी और अब आपको फैसला करना है कि हम किस तरह के लोकतंत्र में जी रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।